नमस्कार। संकल्प से सफलता के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं शिल्पी आप सबका फिर से हृदय से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई इलाका 30 साल से अपनी सरकार चलाता हो, अपने चुनाव कराता हो, अपनी सेना, अपना संविधान रखता हो, लेकिन फिर भी दुनिया उसे देश ना माने, तो क्या वो सच में देश है या नहीं? तो वो क्या सच में देश है या नहीं, आज हम बात करेंगे सोमालीलैंड की, जो अफ्रीका के हॉर्न में बसा है। बाब अल मंडेव जैसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते के पास ये इस जलडमरू के मध्य ये अवस्थित है। और जो अब अचानक खबरों में ये जो केंद्र हमारे सामने उभर कर आ रहा है, ऐसा क्या हुआ है जो सब खबरों में बना हुआ है? ऐसा क्यों है कि ये जो खबरों में बना है? क्योंकि इजराइल दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया है जिसने सोमालीलैंड को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता भी दे दी है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इससे अफ्रीका की राजनीति बदलेगी? तो हमें यहाँ पर आज क्या जानना है कि अफ्रीका की इससे राजनीति बदलेगी, क्या सोमालिया टूट जाएगा? और अब हम ये समझेंगे कि यूपीएससी के लिए ये जो पूरा टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, यूपीएससी के लिए स्टेटहुड हो या रिकॉग्निशन हो, इंटरनेशनल लॉ हो या फिर जियोपॉलिटिक्स हो, सब एक ही खबर में कैसे जोड़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर ये समझेंगे सोमालीलैंड क्या है, ये क्यों खास है और इजराइल की मान्यता का मतलब क्या है, और ये पूरा मामला यूपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए, आज के इस चैनल पर जो है, आज के इस लेक्चर में खबर में हम कॉन्सेप्ट तक की पूरी यात्रा को यहाँ पर कवर करेंगे और समझेंगे कि अचानक से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सोमालीलैंड जो है इतना चर्चित विषय क्यों बन गया। ऐसा क्या निर्णय आया जिसने पूरी चर्चा के विषय को ही बदल दिया, इजराइल के प्रति एक मोटिव को ही बदल दिया, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक भूचाल कहें तो आ गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि चर्चा का विषय क्या था। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि हाल ही में इजराइल ने क्या किया है, सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश जो है बनाने के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी और देश ने किसी और देश के अंतर्गत किसी हिस्से को औपचारिक मान्यता यहाँ पर दे दी है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको ये बता दें, ये रहा आपका प्यारा इजराइल, मतलब इजराइल है ये आपका अफ्रीका, ठीक है, ये आपका भारत। अभी हम अंदर बहुत बेहतर तरीके से इसको समझेंगे, सामने आया है इसलिए इसको बस रूबरू करा रही हूँ। अब यहाँ पर ऐसा क्या हो गया जो इजराइल को किसी और देश के उसमें जाकर हस्तक्षेप करना पड़ा या उसने इतना बड़ा निर्णय दिया, ऐसा समझते हैं पहले, इसके बाद पूरे इतिहास को उसके समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर इजराइल ये चाहता था कि अफ्रीका के जो हॉर्न क्षेत्र में रणनीतिक दोस्ती है उसको बढ़ाया जाए। अब ये बार बार हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो बात हो रही है उसको थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये वाला एरिया, अब इजराइल ने क्या किया है कि सोमालिया का जो ये हिस्सा है पूरा, उसमें आप देखेंगे सोमालीलैंड एक एरिया है, उसको यहाँ पर अलग देश बनाने के लिए उसने अपनी सहमति दे दी है। जो अभी तक अलग थलग था, जो खुद को स्वयं से अलग देश मानता था, लेकिन बाकी देश इसको अलग से देश नहीं मानते थे। लेकिन इजराइल ने क्या किया, यहाँ पर कह दिया कि भाई हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, और क्योंकि उसको पता है कि इस तरह की चीजें करेगा तो उसकी रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी, रणनीतिक दोस्ती बढ़ेगी, तो उसको फायदा होगा। इसलिए अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में रणनीतिक दोस्ती बनाने के लिए इजराइल ने एक ये कदम वहां पर रखा। अब ये बाब अल मंडेव जलडमरू के मध्य के पास है, और ये जो एरिया है ये तेल और व्यापार का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। इसको थोड़ा यहाँ समझिए, यहाँ पर बाब अल मंडेरा जो आपका जलडमरू वाला जो ये एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे यमन है, यहाँ पर आपका ये सोमालिया, और यहाँ पर आप जो है अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर अफ्रीका की, जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ना, ये बड़ा ही कीमती एरिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तेल और व्यापार का बहुत ही अहम और समुद्री रास्ता माना जाता है। इसलिए इजराइल को लगता है कि भाई अगर यहाँ पर हम, इजराइल को इसीलिए यहाँ पर लग रहा है कि अगर यहाँ पर हम जो है रणनीतिक साझेदारी अपनी करेंगे तो उनको फायदा बहुत होगा यहाँ पर इस एरिया से। ठीक है, तो ये इसलिए इजराइल ने ये सारा दांव पेच खेला हुआ है यहाँ पर। और ये जो कृषि है, टेक्नोलॉजी है, सुरक्षा है, व्यापार के नए साझेदारी होगी। भाई अलग देश बनेगा तो उसके साथ अब अलग व्यापार के कुछ नियम बनेंगे, क्योंकि उसको फायदा पता है इजराइल को कि ये फायदे का सौदा है, इसलिए उसने ऐसा किया। इजराइल का क्या कहना है इस पूरे विषय पर? इजराइल ने कहा कि हम सोमालीलैंड के साथ कृषि, स्वास्थ्य,
टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था में साथ में काम करेंगे। ऐसा ये सब क्या है, एक तरफा अभी हम कहानी समझ रहे हैं कि इजराइल ने सोमालीलैंड का जो साथ दिया है वो किस पर्पस से दिया है। क्योंकि देखिए राजनीति में या इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन पॉलिसी में बिना किसी जो है स्वार्थ के, बिना किसी गिव एंड टेक की परिस्थिति के कोई भी साथ नहीं देता, तो ये उसका परिणाम है। ये फैसला अब्राहम समझौते की भावना के अनुरूप है, ऐसा इजराइल ने कहा। अब ये अब्राहम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे इजराइल जैसे देश हो गए या फिर अरब या फिर ऐसे अरब देश जो आप देखेंगे उनके बीच में दोस्ती और कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाने की पहल एक समझौता है। तो इजराइल कह रहा है कि हमने इसलिए उसको सपोर्ट किया क्योंकि ये अब्राहम समझौते की भावना के अनुरूप है, इसलिए हमने सोमालीलैंड को जो है सपोर्ट किया है कि आप अलग देश बनाइए, हम आपके साथ हैं। अब यहाँ पर पूरी राजनीति समझते हैं कि भाई अगर इजराइल ऐसा करता है कि सोमालीलैंड को वो सपोर्ट करता है, जो कि आपका कहाँ पर है, जो कि आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सोमालिया के हिस्से का सोमालीलैंड है। अगर इजराइल इसको सपोर्ट करता है तो भाई पूरा अफ्रीका जो है वो कह रहा है कि अगर इस तरह से अगर हर अलग अलग देश जो यहाँ पर अलग अलग अपना देश बनाने की मांग करने लगेंगे तो भाई पूरा जो है, पूरा जो कॉन्टिनेंटल एक पूरी तरह से बिखर जाएगा, कहीं ना कहीं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे और आतंकवादी जो है किस्से हमें दिखाई देने लगेंगे, बाहरी हस्तक्षेप बहुत बढ़ जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर सोमालीलैंड जो है यहाँ पर जो सोमालीलैंड आपका है, सोमालिया के अंतर्गत जो सोमालीलैंड है, सोमालीलैंड आखिर क्या कहता है, सोमालीलैंड का क्या मानना है जिसने खुद को अलग देश बनाने की इच्छा जाहिर की है। सोमालीलैंड अफ्रीका में स्थित एक इलाका है, हमने यहाँ पर देखा, फिर से मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए ये रहा सोमालीलैंड जो कि आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है, सोमालिया का ही हिस्सा है सोमालीलैंड, ठीक है, उसी के अंतर्गत आता है। 1991 में इसने खुद को जो है सोमालिया से खुद को अलग देश मानना शुरू कर दिया था। यहाँ पर इसने अपनी सरकार बनाई, किसने, सोमालीलैंड ने, इसने अपनी सरकार बनाई, सेना बनाई, चुनाव किए, अदालत बनाई, मुद्रा, सब कुछ अलग कर लिया, खुद को एक अलग देश के नाम से घोषित कर दिया। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसको सोमालिया से अलग सोमालीलैंड को माना ही नहीं, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, यानी सोमालिया का ही हिस्सा माना, इसको अलग से देश मानने की इच्छा उन्होंने जाहिर नहीं की। यानी कि सोमालियालैंड ने अपने आप में एक ख्याली पुलाव कह सकते हैं कि कागजों पे आप देखेंगे कि कागजों में ये देश नहीं माना गया, लेकिन काम जैसे जितने भी काम काज होते थे उसमें सोमालियालैंड और जो है सोमालिया और सोमालियालैंड को अलग अलग देखा गया, लेकिन पेपर पे ऐसा कहीं नहीं कि ये अलग देश है, ठीक है। अब सोमालीलैंड का क्या फायदा होगा अगर ये सोमालीलैंड सोमालिया से अलग हो जाता है, खुद को अलग देश की बात करता है, अगर सबने सपोर्ट कर दिया और अगर हो भी गया कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से, तो इसको क्या फायदा होगा। देखिए पहली बार किसी देश ने अपने आधिकारिक मान्यता की यहाँ पर जो है उम्मीद की है और देश भी उसे मान्यता देंगे, कि उसका मानना है, सोमालीलैंड का ऐसा मानना है कि भाई हम अगर अलग होंगे तो बाकी देशों को भी फायदा होगा व्यापार इत्यादि में, तो वो हमारा सपोर्ट देंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी इसको मिलेगा। किसको, सोमालीलैंड किसका हिस्सा है, सोमालिया का हिस्सा है। कौन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। दुनिया में उसकी बात भी सुनी जाएगी, ऐसा सोमालीलैंड का कहना है कि अगर भाई हम अलग देश कर लेंगे तो हमारी बात ज्यादा सुनी जाएगी, अभी शायद हमें उतना ना सुना जाता, अभी हमें इंपॉर्टेंस ना दिया जाता हो, तो ऐसा सोमालीलैंड का कहना है, उसने अपनी बात रखी है। अब सोमालिया को दिक्कत क्यों है भाई, देखिए अब जिसका ये हिस्सा है, मान लीजिए अब ये परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है। अब परिवार का एक व्यक्ति कह दे कि हम अलग रहेंगे, हम अलग अपना घर बनाएंगे, चीजें करेंगे, तो बाकी 4 को तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि अब बाकी 4 में जो बड़ा है उसको ये समझ आ रहा है कि भाई अगर एक ने ऐसा पक्ष रखा है तो बाकी 4 भी अपना पक्ष रख सकते हैं, भाई ये भी तो अलग अलग जाके रह सकते हैं ना। तो इसी तरीके से जो सोमालिया है उसका जो एक हिस्सा है सोमालीलैंड, अब वो कह रहा है कि भाई हम अलग देश बनाएंगे, तो सोमालिया को ये टेंशन हो गई है कि बाकी के और जो देश है वो भी इस तरह की मांग ना करने लगे सोमालीलैंड की तरह कि हम भी अलग रहेंगे, ठीक है। यहां पर ये बात हो रही है। तो सोमालिया को अब दिक्कत क्या हो रही है, उस परिवार के बड़े सदस्य को जिसका ये हिस्सा है उसको ये दिक्कत क्यों हो रही है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो सोमालिया ये कहता है कि सोमालीलैंड हमारा ही भाई हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे एरिया में आता है, अगर तुम अलग होगे तो क्या होगा, किसी को उससे अलग देश मानने का हक नहीं होगा अगर तुम अलग होगे। इजराइल का ये कदम हमारी संप्रभुता पर हमला कर रहा है। इजराइल ने जो ये सपोर्ट किया है सोमालीलैंड को, तो सोमालिया के क्षेत्र का, सोमालिया जो है उसका कहना है कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था, इससे हमारी संप्रभुता पर जो है ठेस पहुंच रही है।
और इसे सोमालिया जो है इजराइल को ये क्या कहता है, गैर कानूनी। उसने बताया कि आपको इस तरह से इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था सोमालीलैंड को। वहीं दूसरे देश और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कह रहे हैं इस विषय में, क्या वो भी इजराइल की तरह इसको सपोर्ट कर रहे हैं? यूएस वगैरह क्या सपोर्ट कर रहे हैं? तो नहीं। देखिए जैसे मिस्र हो गया, तुर्की हो गया, जिबूती हो गया, ये अभी भी सिर्फ सोमालिया के ही साथ है, ये सिर्फ सोमालिया के ही साथ है। यहाँ पर ये सोमालीलैंड को अलग देश एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अफ्रीकी संघ की अगर पूरी स्थिति देखें, यानी कि अफ्रीका की अगर हम बात देखें, यहाँ पर पूरा अफ्रीका का मैप अगर हो तो हम समझेंगे। यहाँ पर पूरा अगर अफ्रीका हम यहाँ पर देखें, ठीक है, पूरा अफ्रीकी संघ जो है वो यहाँ पर क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि भाई सोमालिया की एकता में समर्थन हमें दिखाना है। ठीक है, सोमालीलैंड को मान्यता देने के खिलाफ हमें खड़े होना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एकजुट होकर आपस में मेल जोल करके चीजें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से तो अलग अलग खंड हो जाएंगे, अलग अलग देश बन जाएगा, बंटवारा हो जाएगा और बाहरी जो है आक्रमण दिखेगा और कहीं ना कहीं उनका निवेश के नाम पर वहां पर अत्याचारी भी होगी और अंदर घुसकर बाकी लोगों को भी, वहां के लोकल्स को भी, वहां के जनता को भी परेशानी होगी भविष्य में अगर ऐसी चीजें होती हैं। और यहाँ पर सोमालिया का डर क्या है कि अगर एक अलगाववादी इलाके को मान्यता मिली तो अफ्रीका में और भी टुकड़े होने लगेंगे। कल को इथोपिया कह रहा है भाई अलग होना है, ठीक है, साउथ सुडान, ये यहाँ पर सब जिबूती, केन्या और इरिट्रिया, ये सब कह रहे हैं कि भाई हमको अलग होना, हमको अलग होना, तब क्या होगा? तो इससे शांति और स्थिरता बिगड़ सकती है देश के अंदर। इसलिए ऐसा सोमालीलैंड को नहीं करना चाहिए, सोमालीलैंड को मान्यता बाकी देशों से नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लॉज होते हैं। अब किसी भी देश को अलग देश बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो उसको एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज डायमेंशंस जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ डायमेंशंस हैं, उसको अगर आपने फॉलो किया तो आप एक अलग देश के रूप में उभर के आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मोंटेवीडियो कन्वेंशन जो है याद रखना है, हमारे पीटी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोंटेवीडियो जो कन्वेंशन है उसके अनुसार कि किसी क्षेत्र का क्या होना चाहिए राज्य बनने के लिए, यानी कि स्टेट या बनने के लिए ये कुछ शर्तें पूरी करनी होनी चाहिए। जैसे पहली शर्त क्या है कि स्पष्ट रूप से वो पारिभाषित क्षेत्र यानी कि डिफाइंड टेरिटरी हो। चलो भाई ये तो सोमालीलैंड के पास है, ये तो ओके हो गया। ठीक है, सोमालीलैंड के पास ये वाला क्राइटेरिया में तो वो फुलफिल करता है। ठीक है, अब कह रहा है स्थायी जनसंख्या, परमानेंट पॉपुलेशन हो, ये भी सोमालीलैंड के पास है। अब प्रभावी सरकार हो, इफेक्टिव गवर्नमेंट भी 1991 से उसने बना ली, चुनाव इत्यादि करा रहा, ये भी है। चलो ये 3 क्राइटेरिया तो पूरे हो गए इस लॉ के हिसाब से। विदेशी संबंध बनाने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी फॉर फॉरेन रिलेशन, तो क्या सोमालीलैंड के पास ऐसा है कि विदेशी जो संबंध है, जो बाहरी देश है, क्या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं देश बनने में? तो वहां पर नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 3 क्राइटेरिया तो इसके पूरे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये क्राइटेरिया जो है वो पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये मान्यता ना मिलने की वजह से ये बाधित हो गया है। इस कारण से इसको अभी तक देश जो है पूरे बनने की मान्यता ऑन पेपर नहीं मिली, वो खुद को जो भी समझे। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि सोमालीलैंड 4 में से 3 शर्तें तो पूरी कर रहा है, लेकिन चौथी शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसे ग्रे जोन स्टेट कहा जाता है। यानी कि एक होता है ब्लैक जोन स्टेट की पूरी तरीके से कोई भी क्राइटेरिया फुल नहीं कर रहा तो देश तो नहीं बन सकता। ग्रे जोन मतलब व्हाइट एंड ब्लैक कि कुछ लक्षण उसमें ये है, कुछ नहीं है, इसलिए इसे ग्रे जोन स्टेट कहा गया है। किसको? सोमालीलैंड को, कि हाँ भाई 3 क्राइटेरिया तो पूरे कर रहा है, चौथा नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहरी देशों का इसको सपोर्ट नहीं है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था। अब यहाँ पर इस कदम पर वैश्विक विरोध क्यों हो रहा है? भाई ऐसा क्या हो गया कि सोमालीलैंड अगर अलग होने की मांग कर रहा है सोमालिया से, तो वैश्विक स्तर पर इसको जो लेकर है इतना विरोध क्यों हो रहा है? तो सोमालिया की जो प्रतिक्रिया है, भाई जिसके हिस्से का ये अलग टुकड़ा हो जाएगा वो क्या कह रहा है? सोमालिया क्या कह रहा है यहाँ पर? सोमालिया कह रहा है कि इजराइल के फैसले को संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्षेत्रीय अस्थिरता की चेतावनी दी है कि अगर उसने ये इस तरह से करके कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में इतनी अस्थिरता फैलाएगा, क्योंकि इस तरह से आतंकवादी जो गुट है वो यहाँ पर इस प्रकार से दंगे करेगा, चीजें करेगा, आतंकवादी हमले इत्यादि होंगे और यहाँ पर गलत तरीके से इसका मिसयूज होगा। कूटनीतिक परिणामों की धमकी दी, कूटनीतिक परिणामों की धमकी भी सोमालिया ने जो है इजराइल को दी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से मैप में देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका रेड सी है। ठीक है, ये आपका रेड सी है, ये गल्फ ऑफ अडान है। ठीक है,
अदान, ये गल्फ ऑफ अदान है, ये आपका रेड सी है। तो ये एरिया इतने सेंसिटिव है ना, इतने सेंसिटिव एरियाज हैं, यहाँ पर व्यापार करना और गलत तरीके से अगर व्यापार करने को मिल गया तो बहुत चांदी चांदी हो जाएगी। जो देश इसके आसपास होंगे वो इसका मिसयूज कर सकते हैं और इसके आड़े जो है अंदर और अपने इस पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में जाके वहाँ पर गंदगी मचा सकते हैं, चीज़ों को खराब कर सकते हैं, उनकी संप्रभुता का जो है खंडन कर सकते हैं, उनके अंदर शांति को अशांति में तब्दील कर सकते हैं। अफ्रीकी देशों की जो पूरा देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो उसका क्या चिंता है? कई अफ्रीकी देशों को डर है कि सीमा विवाद फिर से उभर सकते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति आ गई तो सीमा विवाद हो सकता है। अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा, जैसे इथोपिया और नाइजीरिया, कैमरून में अगर भाई अलगाववाद की बात आएगी कि भाई सोमालीलैंड करेगा कि हमें अलग होना है, तो कल को भाई इथोपिया कहेगा, यहाँ पर इथोपिया कहेगा हमको अलग होना है, केन्या कहेगा हमको अलग होना है, इरिट्रिया कहेगा हमको अलग होना है, जिबूती कहेगा हमको अलग होना है। तो ये टेंशन हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि अफ्रीका की जो सीमाएं हैं भले ही नेचुरली ना हो, मतलब उसको बनाया गया हो, लेकिन अराजकता से बचने के लिए उनकी रक्षा की जाती है, ठीक है। भले ही वो अफ्रीका की जो सीमाएं हैं कृत्रिम हो, लेकिन अराजकता से बचने के लिए कुछ सीमाएं तो तय की जाएंगी ना, उनकी रक्षा की ही जाएगी। तो चरमपंथी खतरे बने हुए अफ्रीका को ये टेंशन है कि भाई चरमपंथी खतरे भी साथ में है, जैसे अल शबाब ने इजरायली हितों पर हमलों की धमकी दी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा सोमालिया का जो एरिया है, यहाँ पर एक ये जो है आतंकवादी, इसको यूएस ने भी, भारत ने भी जो है इसको अल शबाब जो एक ये आतंकवादी गठबंधन है, इसे अलकायदा से जोड़ते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई अगर इस तरह की चीजें हुई तो इजरायली हितों पर हमलों की धमकी भी दी है इसने। इस संगठन ने इस मान्यता को जायोनिस्ट जो है आक्रमण बताया, कि बता रहे हैं कि अगर इस तरह से इजराइल सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला भी माना जाएगा। इस तरीके से अगर ये गुट यहाँ पर से निकलकर बाहरी देशों में और जो है आतंकवादी आतंक फैलाएगा तो इसको जो है जायोनिस्ट आक्रमण बताया जाएगा, और इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आतंकवाद बढ़ाने का खतरा भी है। अगर ये पूरी तरह से अलग देश बन जाता है तो सोमालिया में आप देखेंगे, या फिर पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन आता है यहाँ पर, सीड के नाम से आपको याद रखना है, सीड के नाम से याद रखना है, ठीक है। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, ठीक है, इथोपिया, ये आपको सीड के नाम से याद रखना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत ये सारे जो है स्टेट आते हैं, यहाँ पर हमें ये याद रखना है, तो इनको खतरा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आखिरी में एक प्रश्न हम यहाँ पर कर लेते हैं। प्रश्न क्या है आज का? प्रश्न ये है कि अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है, जो कि सागर से नहीं बल्कि अलग अलग जमीनों से जुड़ा हुआ बीच में एक देश का हिस्सा, उससे कोई समुद्री सीमा नहीं मिलती है। वो ऑप्शन है आपके इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती। इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैप में, पीछे भी एक मैप दिया गया, जैसे इथोपिया है, सोमालिया है, केन्या है, जिबूती है, इरिट्रिया है। अब इसमें कौन सा ऐसा आपको स्टेट दिख रहा है कि जो कि लैंड लॉक्ड है, जो अलग अलग लैंड से घिरा हुआ है, कोई समुद्री सीमा से नहीं? तो इथोपिया दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर, इथोपिया, ठीक है। इथोपिया क्यों है? क्योंकि इथोपिया के पास समुद्री तट नहीं है, इथोपिया के पास कोई भी समुद्री तट हमें नहीं दिखाई देता है, इसलिए ये स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश है पूरी तरीके से। बाकी तीनों, जैसे कि आपका सोमालिया, ठीक है, इरिट्रिया, आपका इरिट्रिया, ये देखिए समुद्री सीमा से रेड सी से लगा है, ये आपका इंडियन ओशियन से यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जिबूती, आपका जिबूती, ये गल्फ ऑफ अडान और ये जो है रेड सी से आपको दिख रहा है, ये समुद्री तट के पास है, इसी लैंड लॉक जो है आपका कौन सा होगा यहाँ पर, वो होगा इथोपिया। तो आपका क्या होगा, लैंड लॉक जो है यहाँ पर अफ्रीका का इथोपिया हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट है यहाँ तक? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई चीज डाउट में तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक फिलहाल हमने अपनी चीज़ों को समझा। इस टॉपिक में जो जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आप इसके साथ साथ, ये तो जियोपॉलिटिकल का टॉपिक है, इसके साथ साथ संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे, जहाँ पर टाइप करेंगे संकल्प से सफलता, इस तरह का सरफेस आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी चीज़ें बेनिफिशियल लग रही हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि शॉर्ट्स के रूप में भी बहुत सारे शॉर्ट्स हैं जो आपकी नॉलेज को भी गेन करते हैं और आपको करंट अफेयर से रूबरू बनाए रखते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी आपका हो यूपीएससी से संबंधित। ठीक है, इसके बाद वीडियोस में अगर हम चलेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कई सारे नए नए प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, जैसे वीकली मैपिंग बेस्ड जो करंट अफेयर्स है वो आपका हर संडे शाम को 7 बजे आता है। उसमें मैंने 2 हफ्ते का कवर करा दिया है। आर्ट एंड कल्चर जो कि ट्यूसडे और सैटरडे को शाम को 6 बजे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, यूपीएससी को ध्यान में रख के, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स इसके बाद, जिसमें वीक में हर विषय से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा यूपीएससी के सिलेबस
दिवस के रिगार्डिंग उसको हर सैटरडे को सुबह 10 बजे कराया जाता है। 2 हफ्ते का आपको दिया जा चुका है। वीकली आएगा टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, जिसमें हम पीवाईक्यू सीरीज को लेकर आए हैं। 2013 से 2025 के बीच में जितने भी विषय पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, मिसलेनियस एक्सेट्रा, जो भी पीवाईक्यू यूपीएससी के होंगे 2013 से 25 तक के, उनको यहाँ पर कराया जा रहा है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 6 बजे। और आज मैं पीवाईक्यू 2014 का लूंगी, पॉलिटी का 2013 का दिया जा चुका है विद एक्सप्लेनेशन, बताया कि कैसे टेक्निक को हैंडल करना है। इसी प्रकार से जियो पॉलिटिकल के काफी टॉपिक्स भी आते रहते हैं, हफ्ते में 3-4 टॉपिक मिलते हैं। एनसीईआरटी जो है इकोनॉमिक्स की पूरी बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ा दिया गया है, उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, इंटरनेट स्लो है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब स्क्रॉल करेंगे, आपको यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली भी बहुत सारा मटेरियल है, चाहे वो आपका मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स हो, नॉर्मल करंट अफेयर्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे जियो पॉलिटिकल टॉपिक हो, चाहे वह पीवाईक्यूज हो, सारी चीज़ें। और निरंतर ऐसे ही हम और सारे नए नए प्रोग्राम्स लेते आएंगे। तो प्लीज़ टाइप करें संकल्प से सफलता, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।